का। ये जो अधिनियम था ये ब्रिटिश सत्ता द्वारा पारित किया गया अंतिम अधिनियम था भारत के लिए। ये जो अधिनियम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसका पालन करने के लिए, इसका जो है इम्प्लीमेंट या व्यवहार में इस्तेमाल करने के लिए क्या किया गया, एक सहायक आदेश, एक ऑर्डर जारी किया गया। इसको बोला गया अडैप्टेशन ऑर्डर। एक आदेश जारी किया गया ब्रिटिश सत्ता द्वारा सत्ता के हस्तांतरण के लिए, और इस आदेश द्वारा किया क्या गया, भारत और पाकिस्तान दोनों में भारतीय शासन अधिनियम 1935 को संशोधित किया गया। 1935 का जो अधिनियम था जिसके हिसाब से पुराना भारत चल रहा था उसको संशोधित किया गया, और संशोधित करके उसमें किया क्या गया, उसको एक अंतरिम संविधान के रूप में स्वीकार कर लिया गया, या उसको एक अंतरिम संविधान का दर्जा दे दिया गया। अंतरिम संविधान, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब ये था कि जब तक ये दोनों देश भारत और पाकिस्तान अपने लिए संविधान नया ना बना लेते तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 को ही इन दोनों देशों के संविधान के रूप में इस्तेमाल करते हैं दोनों देश। मतलब अपने देश को 1935 के अधिनियम के जरिए ही चलाते हैं, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया गया जब तक ये दोनों नया अपना संविधान ना बना लें। इस अधिनियम की सबसे खास बात ये थी कि ये ब्रिटिश सरकार द्वारा जबरदस्ती भारतीयों पे थोपा नहीं गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में जो उल्लिखित भारत शासन 1935 में जो भारत लिखा गया था, जिस भारत की बात कही गई थी, उसके लिए इसमें प्रावधान किया गया कि 15 अगस्त 1947 से ये दो स्वतंत्र अधिराज्यों में बढ़ जाएगा, इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बन जाएंगे, दो अलग अलग, जिनका नाम होगा भारत और पाकिस्तान। ठीक है, और इन पर से ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इस अधिनियम में कहा गया कि इस अधिनियम के द्वारा पूर्व के समान अब ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेकर प्रशासन चलाए जाने की बाध्यता को पूर्णतः समाप्त किया जाता है। मतलब ब्रिटिश सरकार से अनुमति लिए बिना हम लोग अपना शासन चलाते हैं। और इसमें कहा गया कि ये अधिनियम ब्रिटिश सरकार को भी भारत का प्रशासन चलाने की जो जिम्मेदारियां थी उससे मुक्त करता है। इसके साथ ही इसमें ये कहा गया कि जो नवनिर्मित अधिराज्य होंगे भारत और पाकिस्तान, उनको ब्रिटिश राष्ट्रमंडल, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने की भी स्वतंत्रता होगी। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल ऐसे देशों का समूह था जिन पर किसी समय ब्रिटेन का कब्जा था, ब्रिटेन उन पर राज्य करता था, तो उनको एक मान के उनको बोला जाता था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल। आगे इसमें कहा गया कि दोनों जो अधिराज्य होंगे उनकी जो संविधान सभाएं होंगी वो ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए किसी भी कानून को पूर्ण रूप से समाप्त करने के असीमित अधिकार, कोई रोक टोक नहीं होगी उनके इस अधिकार पे। मतलब जो संविधान सभाएं हैं ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किसी भी कानून को पूरी तरह से समाप्त कर सकने के अधिकार से युक्त होंगी। फिर इसमें कहा गया जिसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ऐसे जो कानून हैं जिनको समाप्त कर सकेंगे ये संविधान सभाएं, उसमें ये अधिनियम भी शामिल होगा।
इसके साथ ही संविधान सभा द्वारा बने किसी कानून से यदि ब्रिटिश सरकार द्वारा बने किसी कानून में असंगतता आती है, मतलब इसमें कुछ और बात लिखी है और संविधान सभा ने जो नया कानून बनाया उसमें कुछ और बात लिख दी है, तो उसका प्रभाव भी शून्य होगा। मतलब संविधान सभा जो कानून बनाएगी वही माना जाएगा। अगली बात इस अधिनियम में कही गई वो ऐसा है कि पद को समाप्त कर दिया गया और भारत और पाकिस्तान के लिए गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया, जिस पे ब्रिटिश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। गवर्नर जनरल जो थे इस अधिनियम के द्वारा जो बनाए गए थे उन पर ब्रिटिश सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं रहेगा। ये जो गवर्नर जनरल थे ये संवैधानिक प्रमुख की हैसियत से भारत और पाकिस्तान के संविधान के निर्माण तक भारत और पाकिस्तान की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते और ऐसी जो मंत्रिपरिषद की सलाह होती वो बाध्यकारी होती। पाकिस्तान में गवर्नर जनरल कौन बन गया था? जिन्ना खुद ही बन गए थे। भारत में कौन थे? माउंट बेटन। तो यहाँ पे ये लिख लीजिए, संवैधानिक प्रमुख शब्द से परिचित हो जाइए। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जो लिखित पढ़त में अर्थात कागज पत्र के काम में जो सर्वोच्च प्राधिकारी होता है, सर्वोच्च अथॉरिटी होती है, सर्वोच्च जो कह लें कि सबसे बड़ी पोस्ट पे जो होता है उसको बोलते हैं संवैधानिक प्रमुख। जैसे इस टाइम भारत में संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। मेन काम सब प्रधानमंत्री वगैरह करते हैं, लेकिन संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। जब तक उसका साइन नहीं हो जाएगा तब तक कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। तो संवैधानिक प्रमुख तो बनाए गए, लेकिन उन पर ये ऑब्लिगेशन लगाया गया, ये बाध्यता इन पर थोपी गई कि आप मंत्रिपरिषद की सलाह पे बाध्यकारी रूप से, अगर मंत्रिपरिषद ने कुछ बोल दिया है तो आपको करना ही करना है। इस बाध्यता के साथ इनको जो है गवर्नर जनरल बनाया गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, आपने सुना होगा मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद जितने भी सरकार में मंत्री होते हैं उनको सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन उनमें से जो चुनिंदा टॉप पोस्ट पे जाते हैं उनका जो ग्रुप होता है उनको बोलते हैं मंत्रिमंडल। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कैबिनेट। मतलब कोई कैबिनेट मंत्री है तो वो किसी विभाग या जैसे मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, तो उसका जो टॉप लेवल का मंत्री होता है वो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। मंत्रिपरिषद का तो होता ही है। मंत्रिपरिषद एक बहुत बड़ा टर्म है, उसमें जितने भी मंत्री होते हैं सब शामिल होते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद में से चुनिंदा जो वो होते हैं मंत्री टॉप लेवल के, उनको बोला जाता है मंत्रिमंडल, इंग्लिश में कैबिनेट। अब देखते हैं संविधान का निर्माण। अविभाजित भारत जब था उस टाइम संविधान सभा का गठन तो हो ही गया था, तो उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 बजे 207 सदस्य इसमें शामिल हुए थे और संसद के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुई थी। संविधान सभा के जो वरिष्ठतम सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सर्वसम्मति का मतलब क्या था कि लोगों ने चुनाव नहीं कराया, मान लिया कि हाँ जो है यही हमारे अस्थायी अध्यक्ष हैं। विभाजन के बाद संविधान सभा
पुनर्गठन किया गया, उसको जो है फिर से उसका रूप बदला गया है, यानी सदस्यों की संख्या को फिर से निर्धारित किया गया। इसका परिणाम क्या हुआ कि 389 सदस्य जो थे वो घट गए और 299 सदस्य आए, क्योंकि विभाजन हो गया था, पाकिस्तान और बांग्लादेश इधर उधर चले गए थे। 299 में से 229 प्रांतों से थे और 70 जो है देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान को बनाया गया और लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब क्या क्या हमारे उद्देश्य होंगे जिनको समाहित किया जाएगा संविधान को बनाने में। 22 जनवरी 1947 तक उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा हुई और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया। इसके बाद 25 जनवरी को डॉक्टर H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा ने संवैधानिक सलाहकार के रूप में V.N. राव को नियुक्त किया। संविधान का निर्माण करना एक बहुत ही जटिल कार्य था। किन किन मूल अधिकारों को रखा जाए, संघ को क्या शक्ति दी जाए, प्रांत को क्या शक्ति दी जाए, और देसी रियासतें जो भारत में संघ में शामिल नहीं हो रही थी उनसे बातचीत करके उनको शामिल करना, ये सारी चीज़ों के लिए समितियों का गठन किया गया। देसी रियासतों से बातचीत के लिए जैसे वार्ता समिति थी, इसी तरह से मूल अधिकारों की समिति, संघीय शक्तियों की समिति, ऐसे अलग अलग समितियां बनाई गई और उन समितियों में जो लोग थे उनको अपनी रिपोर्ट देनी थी संविधान सभा को कि ऐसे ऐसे व्यवस्था की जाए। मूल अधिकारों के लिए अगर है तो इन मूल अधिकारों को संविधान में शामिल किया जाए। वो ये समितियां जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती, फिर संविधान सभा उस पर चर्चा करती और कुछ को एक्सेप्ट करती, कुछ को ना करती। समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार विमर्श हुआ। उसके बाद क्या हुआ, संविधान में किन किन विषयों को किस प्रकार रखा जाए, अर्थात जो विषय रखे जाएं उनको भी किस मैनर में रखा जाए, आगे रखा जाए, किसको पीछे रखा जाए। तो इसके लिए क्या किया गया, 60 देशों के संविधानों के मुख्य मुख्य अंशों को संसद में या संविधान सभा के लोगों को वितरित किया गया, उस पर चर्चा हुई। उसके बाद फिर क्या किया संविधान सभा ने, संविधान का प्रारूप क्या होता है, किसी भी चीज़ के जो फाइनल किसी भी चीज़ का जो फाइनल प्रिंट होता है उससे पहले उसका एक रफ, एक प्रारंभिक रूप जिसे कहते हैं कि आपने कागज़ पे किसी चीज़ को लिख लिया, उसके बाद जाके उसको टाइप करा के बढ़िया से कर लिया, तो जो कागज़ पे आपने लिखा है इसको क्या कहेंगे, ये ड्राफ्ट है, प्रारंभिक रूप है किसी चीज़ का। तो संविधान के प्रारंभिक रूप के लिए, प्रारूप के निर्माण के लिए संविधान सभा ने एक समिति का गठन किया, प्रारूप समिति, और इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। संविधान सभा ने एक परामर्श शाखा भी बनाई थी जिसको ये बताना था कि संविधान में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाएं। इसने अपनी रिपोर्ट प्रारूप समिति को दी। प्रारूप समिति ने परामर्श शाखा की रिपोर्ट और B.N. राव की रिपोर्ट, B.N. राव संवैधानिक सलाहकार थे। ये पूरे विश्व में संविधान के विशेषज्ञों के पास गए, उनसे पूछा कि संविधान बनाने में कैसे कैसे चीज़ें क्या क्या रखी जाएं। बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने अध्ययन किया था
विश्व के कई संविधानों का और उनके बनाने वालों से भी सलाह ली थी। इसके तो एक परामर्श शाखा की रिपोर्ट, एक BN राव की रिपोर्ट, इन दोनों को अध्ययन करने के बाद 21 फरवरी 1948 को भारत के संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया गया। इस पे चर्चा हुई। इसके बाद 26 अक्टूबर 1948 को संविधान के प्रारूप का पुनर्मुद्रित संस्करण पेश किया गया। पुनर्मुद्रित क्यों? क्योंकि जो संस्करण इससे पहले वाला पेश किया था BR अम्बेडकर जी ने, उस पर काफ़ी चर्चा हुई, बहुत सारे संशोधन के प्रस्ताव आए, तो उन सारों को जो एक्सेप्टेबल थे उनको एक्सेप्ट करके प्रारूप को संशोधित किया गया। उसके बाद फिर जो है 26 अक्टूबर 1948 को फिर से पेश किया गया। अम्बेडकर जी ने जो दोबारा प्रारूप बना के दिया संसद में, संविधान सभा के सामने, उस पर 3 वाचन रीडिंग मतलब 3 बैठकों में उस पर चर्चा हुई। पहली की डेट नहीं मिल पाई है। दूसरे वाचन का पीरियड था 15 नवंबर 1948 से 16 नवंबर 1949 तक। तीसरे वाचन का था 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। इस पे चर्चाएं हुई, संशोधन हुए। उसके बाद जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया। उस वक्त संविधान में 395 अनुच्छेद या आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल या अनुसूचियाँ थीं। 395 में से 16 आर्टिकल को 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया गया था और बाकी जो थे वो 26 जनवरी 1950 से लागू किए गए थे। अच्छा, एक चीज़ और, 26 नवंबर 1949 को क्योंकि संविधान स्वीकृत किया गया था, अपनाया गया था, तो इसी डेट के महत्व को याद रखने के लिए 1979 से इस तारीख को भारतीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि कांग्रेस 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाती रही थी, इसीलिए संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। इसी दिन संविधान की शुरुआत का दिन बोला जाता है और संविधान को एक सर्वोच्च कानून के रूप में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी को संविधान लागू होते ही भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 समाप्त हो गए। 26 जनवरी संविधान सभा का अंतिम दिन था। 24 जनवरी संविधान सभा का अंतिम दिन था। इस दिन संविधान की 3 प्रतियां संविधान सभा में रखी गई। एक हस्तलिखित थी इंग्लिश में और दूसरी अंग्रेजी में छपी हुई थी और तीसरी हिंदी की हस्तलिखित थी। इसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी कलम से निखारा था और नंदलाल बोस ने अपने चित्रों के माध्यम से इन संविधान को सजाया था। 299 में से 284 सदस्यों ने संविधान पे हस्ताक्षर किए थे। 24 जनवरी को ही जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए। तो आज हम लोगों ने भारतीय संविधान के इतिहास को या कह लें भारत के संवैधानिक इतिहास को पढ़ लिया है। उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई।